कैंटीन। सर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं बेटा, एड्रेस दे दे, आ जाता हूँ सिराज, लंच वगैरह आपके साथ कर लेंगे। 40 दिन अभी हुए नहीं है मुझे, तो तू कर सकता है प्लीज। सर इनडायरेक्ट वेजेस सर 33,344, क्या कोई मुझे फिगर बताता रहेगा? सर इनडायरेक्ट वेजेस सर ऑलरेडी क्या हुई हुई है, एलोकेट हुई हुई है, मुझे एलोकेट करने की कोई बेसिस देखने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट कितनी? 343, मशीन बी 36760, असेंबली 62196, 1186, 62696, 118, 61। सर ये अच्छा सर कोई इशू नहीं। कैंटीन एंड देन क्लियर हो गया? क्या चीज सर? दूसरा क्या है सर? सर कंज्यूमेबल, सर ये भी एलोकेटेड है या ये टोटल है, इसको मत देख लेना, वो आगे वाला ब्रेकअप है, सही है। सर मेरे पास दूसरा क्या है सर? कंज्यूमेबल मटेरियल। सर ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है आपके पास, कंज्यूमेबल मटेरियल, कंज्यूमेबल मटेरियल 25,600, 34,800, 4,800। सर अब्दुल समी पूछे सर कंज्यूमेबल इज ओवरहेड। बिल्कुल बेटा कंज्यूमेबल ओवरहेड है। कंज्यूमेबल का मतलब वो हुआ वो तेल, वो पेट्रोल, वो ऑयल फिल्टर्स वगैरह, वो इंजन ऑयल वगैरह जो इस्तेमाल हुआ था कब? ड्यूरिंग प्रोडक्शन। क्लियर है? तुमने उसको लाई क्यों? टोटल नहीं किया एलोकेट, मतलब तुमने लिख दिया, एलोकेट ही कर दिया ना। तो ये तो चार्ट तुम किसका बना रहे हो? ओवरहेड को एलोकेट करने का। नहीं आएगा ना, उसने ओवरहेड की बात की है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? एलोकेट ओवरहेड। एक और सवाल भी है जहां पे आपको सिर्फ ओवरहेड को ही कंसिडर करना था, सही है। अभी आएगा वो सवाल भी। सवाल कौन सा है वो है? सर कंज्यूमर मटेरियल आ गया। इसके बाद सर ये डायरेक्ट वेजेस को कंसिडर क्यों नहीं करते बेटा? डायरेक्ट वेजेस इज अ प्राइम कॉस्ट। एक प्रोडक्ट की दो कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट जो डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल है, और एक क्या है? ओवरहेड्स। ठीक है, इन तीन चीजों का क्या बनती है? कॉस्ट बनती है। एक जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो आपको पता है, एक प्रोडक्ट को सर फॉर एग्जांपल ये पेन बनाने के लिए मुझे पता है डायरेक्टली प्लास्टिक यूज हुआ होगा 10 रुपए का, एक निप यूज हुई होगी 5 रुपए की। ये मुझे डायरेक्टली क्या है पता है कि एक पेन बनाने पे डायरेक्टली 15 रुपए तो लगते हैं। मगर सर ये पेन बनती है किसी मशीन पे, ये पेन कोई मजदूर है जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा होता है वो भी देख रहा होता है। तो सर इसके लिए आपके पास इसको डायरेक्ट वेज कंसिडर इसलिए करते हैं। सेट है? डायरेक्ट वेज अलग होती है, डायरेक्ट मटेरियल अलग होता है, ओवरहेड अलग होता है। सर बेस के कॉलम बना सकते हैं पेपर में बेटा? बिल्कुल बनाओगे तो आप टाइम है तो। भाई कोई फॉर्मेटिंग के नंबर वहां नहीं है, कॉस्टिंग के अंदर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। कॉस्टिंग एक वाहिद पेपर है जिसका कोई फॉर्मेट, जैसे सर FAR1 हमें पता है ये स्टैंडर्ड का ये फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर बनाना होता है। कॉस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक आंसर प्रेजेंट करना और ऐसा कि तुम्हें समझ आए तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो तो एग्जामिनर को भी समझ नहीं आएगा। ठीक है सर? इसके बाद सर आपके पास है, चाहो तो ये जो मैं इनडायरेक्ट वेजेस ये यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्टिकली, इसको हॉरिजॉन्टली लिख लेना और डिपार्टमेंट्स को वर्टिकली लिखना। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, बस तुम्हें एंड आंसर क्या दिखाना है? मशीन ए पे कितना ओवरहेड एक्सपेंडिचर है, मशीन बी पे कितना है और असेंबली पे कितना है।
सर कंज्यूमर मटेरियल्स हो गया, यस सर। सर फिर आ रहा है रेंट एंड रेट। सर इसको एलोकेट नहीं किया, रेंट एंड रेट्स को एलोकेट, रेंट मतलब सर किराया। व्हाट डू यू मीन बाय रेट्स? बाहर मुल्कों में रेंट के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है, सही है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता है, वो तो ओनरशिप पे होता है। रेंट के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। सर जो लैंडलॉर्ड होता है वो आपसे अगर 20,000 रुपए रेंट लेता है तो 2,000 रुपए क्या करता है, रेट भी लेता है एज पर इंटरनेशनल लॉ। तो वो क्या कहलाता है, रेंट एंड रेट। इसको हम सेस भी कहते हैं, ठीक है। सर आपके पास रेंट है सर 66,800। सर अब सब मुझे बताओ, ये सर हमारे पास जो नीचे है सब कुछ हमारा बेसिस दी गई, क्या दी गई है सर? मेरे पास जो रुपीज है वो यहां तक ही है खाली, बाकी ये क्या है सर? ये मेरे पास कुछ बेसिस के लिए डेटा दिया गया। अब बताओ सर, क्या रेंट एंड रेट डेप्रिसिएशन से कोई लिंक है इसका? कि सर आपका डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन नहीं चाहिए तो रुपीज। सर आपके पास एक एरिया स्क्वायर फीट है, क्या है सर? सर एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट को एलोकेट करना ज्यादा सही लगता है। हाँ, या सर वैल्यू ऑफ मशीन पे, या पावर यूजेज पे, डायरेक्ट लेबर पे, या मशीन यूजेज पे? हाँ सर। सर एरिया सर इसके अंदर बेस्ट मुझे जो एस्टिमेट लग रहा है वो क्या लग रहा है, एरिया का। जितना एरिया उसके हिसाब से क्या करो, एलोकेट कर दो। अब सर 66,800 की क्या है, कॉस्ट है। सर 66,800 को एलोकेट करना है रेंट एंड। सर टोटल एरिया, सर टोटल है कितना, 90। मैं 90 लूंगा तो कितना ले लूंगा, तो सर 20 डिवाइडेड बाय 90। हाँ फिर 24 ऑफ 90। इसके बाद तो आपका सवाल नहीं है क्या सामने? खेलना वहां पे यार। 30 12 4 30 12। भाई तुम पूरा यूज कर लेना, आंसर सेम आएगा। सर हम कैलकुलेट करके क्वेश्चन में ही लिख दें बस, अमाउंट डायरेक्ट यहाँ ओवरहेड में लिख दें तो ठीक है, या वर्किंग शो करनी होगी? बेटा वर्किंग शो करने की कोई कंपल्जन नहीं है। वर्किंग शो करने का ये फायदा होता है कि पूरा आंसर गलत हो तो एग्जामिनर को कुछ देना, क्या वो तुम्हें मार्क्स देना चाहे तो वर्किंग की बेसिस पे 10 में से 5-6 नंबर दे दे। और कॉस्टिंग है ना, एंड एंड जो आंसर है ना उसका खाली 1-1.5 नंबर है। कितना है जो एंड रिजल्ट है ना, ये तुम्हें मैं मार्किंग स्कीम दिखा दूंगा जब ब्रेकिंग वगैरह कर रहे होंगे। जब मार्किंग स्कीम की 2016 के बाद आना शुरू हुई है, आपको वो कितने के लिए, कितने नंबर के लिए होता है, 1 नंबर या 1.5 नंबर। अगर 15 नंबर का सवाल भी है तो बाकी किसके लिए है, हर इंडिविजुअल चीज को अलग। मतलब मिसाल के तौर पे आपने इनडायरेक्ट वेजेस को तो नहीं, कंज्यूमर मटेरियल में सिर्फ आपने रेंट एंड रेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसके भी क्या होंगे, मार्क्स होंगे 1-1.5 नंबर। सर 4 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 66 800। सर कितना आंसर आया, 14817,813 222 67 8907 29। एक्सक्यूज मी यार, क्या हुआ पीछे? ये तो था इतना बड़ा जहाज लाके सामने खड़ा कर दिया। सर रेंट एंड रेट्स के बाद सर आपके पास है बिल्डिंग इंश्योरेंस। सर बिल्डिंग इंश्योरेंस सर मेरे पास जो बेस सबसे ज्यादा अच्छी होती है वो कौन सी होती है? जैसे मैं बिल्डिंग की कॉस्ट, हो जितनी महंगी बिल्डिंग होगी उतना ज्यादा इंश्योरेंस होगा। अगर सर मेरे पास इस तरह की बिल्डिंग कॉस्ट मौजूद नहीं है तो क्या करूंगा सर, एरिया ही देखूंगा कि जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा इंश्योरेंस होगी। तो सर बिल्डिंग इंश्योरेंस अगर कितनी है, 9600। बिल्डिंग इंश्योरेंस सर 20 है ये भी जी। ऐसा तो नहीं हो सकता यार, अब
बात भी ऐसी कर, रियलिस्टिक हो। अब कौन सा? मैंने कहा बिल्डिंग की कॉस्ट हो। अगर बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं है तो किस पे कर लो? एक बिल्डिंग खायादर में है और एक बिल्डिंग डिफेंस में है। एरिया खायादर का ज्यादा है, डिफेंस का छोटा है, इंश्योरेंस दोनों का बराबर होगा। तो ज्यादा अच्छी बेस क्या होगी इंश्योरेंस की? कितनी महंगी बिल्डिंग है, जितनी महंगी बिल्डिंग होगी, जितना महंगा सामान होगा, उतने ज्यादा उसके इंश्योरेंस के पैसे ज्यादा होंगे। तो कॉस्ट क्या होती है इंश्योरेंस के लिए? हमेशा रिलायबल बेस क्या होती है इंश्योरेंस के लिए? कॉस्ट होती है। सही है। डेप्रिसिएशन के लिए भी क्या होती है? कॉस्ट होती है। नहीं हो तो बंदा जाता है सेकंड बेस्ट ऑब्जेक्टिव पे। सर 20, 24, 30, 12 है कितना टोटल? 9,600। नौ हजार बताओ सर कितना आया? 21, 12, 4, 427। यस सर। सर इसके बाद आपके पास आ गया क्या था? हीट एंड लाइट। सर ये भी किस पे होता है? सर ये तो सर अच्छा है कि किस पे इसकी बेस है ही कौन सी? एरिया। अगर सर एरिया भी ना हो तो खुद सोचो क्या होना चाहिए। अगर एरिया ना हो सर हीट एंड लाइट के लिए, पावर पे ज्यादा अच्छा है। सही है। अगर हीट एंड लाइट के लिए एरिया ना तो फिर दूसरा क्या अच्छा है? पावर। सर है कितनी कॉस्ट? 13,600 की। हीट एंड लाइट। सर मैंने गलती की है बेटा, वो तो बहुत लोगों से भी हो गई है, जो ऑलरेडी एलोकेटेड को टोटल से स्टार्ट कर दिया। टोटल से स्टार्ट, खैर हो गई बेटा, नेक्स्ट टाइम मत करना, ये सुधारी जा सकती है। 12 आउट ऑफ 90 एंड कितनी कॉस्ट हीट एंड लाइट की? 13,600। भाई आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं लिखता हूँ क्यों? ताकि उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ देखनी है और फिर पूछना है राउंड लगा के कि फिगर कहां से आई, तो उनके लिए वर्किंग पहले से मैं लिख रहा हूँ। सही है। 30 3627 4533 604। सर इसका पावर, सर पावर सबसे आसान है सर, 54, 40, 3, 1 और 8। सॉरी 2। सही है ना? पावर 34,400। 54 या 50? तो 54, 40, वो नहीं है? 3, 1, 2 जी बेटा। पावर की अगर परसेंटेज ना दी हुई हो मशीन आवर्स पे कि कितने घंटे मशीन चली होगी, उतनी ज्यादा उसने क्या बिजली इस्तेमाल की होगी। पावर यूजेज क्यों दिया हुआ है? किसका? तो और किस पे कर रहा हूँ? ये 50 से 50% कहां पे लिखा हुआ है? इसी पे कर रहा हूँ बेटा, इसी पे कर रहा हूँ, टेंशन नहीं ले, इसी पे ही कर रहा हूँ। सर कितना आया? 18576 13760।
1032 344 688। सर इसके बाद आपके पास क्या आगे सर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। सर इसके लिए सबसे बेहतरीन क्या होता है सर, क्या आपके पास कॉस्ट हो। अगर कॉस्ट ना हो तो फिर क्या करना, मशीन आवर्स के ऊपर, ठीक है, डिपेंडिंग के आउटपुट मेथड हो रहा है, जितने घंटे चली होगी उतनी डेप्रिशिएट हुई होगी। मगर बेहतरीन क्या होता है कि आप क्या करो, वैल्यू करो। सर डेप्रिशिएशन है 16800 और सर आपके पास वैल्यू ऑफ मशीन आ रही है कोई 1608, या बताता रहे अभी 1608 टोटल है 760, फिर 716 88 12 32 टोटल कितना है। हाँ 16800 क्या बेटा, क्या मशीन आवर की बेसिस से वो तब यूज होती है जब आउटपुट मेथड हो, और वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री होती है जो कौन सा मेथड यूज करती है। डेप्रिसिएशन के 4 मेथड्स हैं, 3 कौन से, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग और सम ऑफ डिजिट। ये तीनों कौन से यूज करते हैं, कॉस्ट को बेस बनाते हैं। किसको बनाते हैं, सिर्फ एक मेथड ऐसा है आउटपुट मेथड जो किसको बेस बनाता है, आवर्स को। मतलब वहां पर भी क्या होता है सर, कॉस्ट से ही रेट निकलता है और आवर्स से मल्टीप्लाई होता है। तो तीनों ज्यादा अच्छी कौन सी बेस रही, कॉस्ट। फिर क्या हो, अगर ना हो तो फिर क्या करना, जितने घंटे इस्तेमाल हुई हो 16800। कितना आया 76,000 71,600। अबे ये तो बस 2 जीरो बढ़ रहे हैं बस 3200। सर डेप्रिसिएशन, सर सब चीजें एलोकेट हो गई। हाँ सर सब चीजें एलोकेट हो गई। यस सर। सर अब आपके पास क्या रह गया सर, आपको एलोकेट करना है किसको, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं इन्हें एलोकेट करवाना है किसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सर बेसिस लिख दूं यहाँ पे पहले, एक सेकंड, बेसिस फ्लोर एरिया, नहीं शुरू कहां से हुए थे, पावर यूजेज और यहाँ पर कॉस्ट। सर मुझे पहले बताओ, सर इससे क्या है, पहले मेंटेनेंस को एलोकेट करो किस पे, सब पे। तो सब कोई रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस नाम की चीज में दिमाग में नहीं आनी चाहिए। वो सिर्फ कब आएगी, जब दोनों सर्विस प्रोवाइडर आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पर सिंपल सी कहानी है। सर बताओ मेंटेनेंस का टोटल कितना है, मेंटेनेंस का टोटल कितना है सर, 61420 कितना 1 6930। अब सर ये 69308 को मुझे एलोकेट करना है किस पे, दूसरे चारों पे। सर आपके पास जो बेसिस दी गई है, कह रहा प्रोपोर्शन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रोपोर्शन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर टाइम स्पेंट फॉर अदर कॉस्ट सेंटर। सर 45 40 13 और 2। तो सर आपके पास 69308 ये माइनस हो जाएगा, और सर इसका 40% 69308 कितना कितना परसेंट है, 45 40 13% एंड 2%। सर अमाउंट बता दो, 31189 कितना 27723।
सही है ये 27723, कोई मसला नहीं। 9010 1386 नहीं आना नहीं चाहिए। 9 और 3 12 और 6 18 नहीं है। एंड के डेट देख लो 18 बन रहा है, बस सेट है। 6 और 3 9 और 9 18 और वहां पे भी टोटल 8 है सर। अब मुझे बता टोटल कैंटीन का कितना है सर? कैंटीन का टोटल कितना आ गया सर? 1359। अब सर हमारे पास सवाल में कैंटीन का जो सर्विस है उसको प्रोडक्शन में एलोकेट करने की कोई भी बेसिस नहीं बताई। तो सर हमारे पास कैंटीन के लिए जो सबसे अच्छी बेस होती है वो क्या होती है कि सर हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मौजूद हो। क्या मौजूद हो? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ताकि सर जितने डिपार्टमेंट जितने ज्यादा मजदूर होंगे उतना उन्होंने इस कॉस्ट को बेनिफिट लिया होगा। अब सर मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है सर। मेरे पास दूसरा सवाल में देखो सर, मैं नीचे देखूं सर, एरिया के हिसाब से मजदूरों ने खाना खाया होगा? नहीं सर। क्या मशीन की वैल्यू के हिसाब से उन्होंने कहा होगा भाई इतनी मशीन होगी तो हम लोग इतना खाना खाएंगे? नहीं सर। सर पावर यूजेज के हिसाब से कि मशीन इतनी पेट्रोल पी रही है तो हम भी इतना जाके मशरूबात पियेंगे? नहीं सर। डायरेक्ट लेबर आवर्स, सर कुछ बच्चे शायद यहाँ पे कहें कि सर मजदूर जितने घंटे काम करता है उतना खाना खाता है। तुम 2 घंटे खाना खाओगे तुम्हें 1 रोटी मिलेगी, तुम 4 घंटे खाना खाओगे तो 2 रोटी मिलेगी, तुम 6 घंटे खाना खाओगे तो तुम्हें 3 रोटी मिलेगी। खाना खाओ या मतलब काम करो या ना करो, खाना तो इंसान ने 3 टाइम ही खाना है। हाँ ऐसा तो नहीं है ना, एक मजदूर 12 घंटे काम करेगा तो वो 10 दफा खाना खाएगा और एक मजदूर 8 घंटे काम करेगा तो वो 5 दफा खाना खाएगा। सर ऐसा कोई दिमाग चलता है, लॉजिकली चलता है कि घंटों के हिसाब से खाने का लिंक होगा? हाँ सर, सर हम तो पढ़ाई करते हैं, हमें बहुत भूख लगती है सर, हमें तो कुछ ना कुछ चपड़ चपड़ के लिए चाहिए होता है, वो तो दिमाग चल रहा होता है ना। सही है सर। मशीन यूजेज आवर्स नहीं सर। तो सर मेरे पास यहाँ पर कोई भी बेस नहीं मिली। अब सर जो ऊपर जो दी थी ना तुम्हें, क्या डायरेक्ट वेजेस, उसने कहा था बेटा यहाँ पे एक हिडन इंफॉर्मेशन थी कि जिस डिपार्टमेंट की जितनी ज्यादा वेजेस हैं मतलब वो तो उतने ज्यादा लोग होंगे, तो तुम इस वेज कॉस्ट को क्या करो, लिंक कर दो विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन दैट डिपार्टमेंट। तो सर आप क्या करो, कैंटीन के जो पैसे हैं वो क्या करो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से एलोकेट कर दो। क्लियर हो गया? किसका? इस सवाल का सलूशन दिखाऊं? अच्छा ये वाला नीचे वाला बेटा पूरा एक साथ इसको कर लूं फिर एक साथ दिखा देता हूं, चाहिए? सर अब मेरे पास 135 930 को करना है, डायरेक्ट का क्या रिपीट कर दूं? भाई देखो मेरे पास कैंटीन पे, कैंटीन के अंदर पैसा जो है, जो कैंटीन का खर्चा उसको एलोकेट करने की बेस क्या होगी, ज्यादा सेंसिबल क्या होगी कि जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो। आईटी डिपार्टमेंट में अगर 6 लोग काम कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में 15 लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास फाइनेंस के अंदर कोई 10 लोग काम कर रहे हैं, तो जितने लोगों ने आके खाना खाया होगा वही कैंटीन की कॉस्ट होगी। तो ज्यादा अच्छा क्या होता है कि आपके पास क्या हो, एक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है तो दूसरा बेस्ट मेरे एस्टिमेट क्या होता है, क्या डायरेक्ट वेजेस पकड़ लो। क्यों? जिस डिपार्टमेंट की जितनी वेजेस होंगी मतलब उतने ज्यादा लोग उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब यहां पर मैं देखूं तो खुद देखो, तो यहाँ पर असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा है 2,90,000, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा मजदूर होंगे। फिर तुम्हारे पास मशीन ए के अंदर कोई 1,29,28,000 तक है, फिर मशीन बी के अंदर 99,000 है। तो ज्यादा अच्छी बेस कौन सी लग रही है कि मैं इसके ऊपर करूं या इनके में अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स देखूं? सर खुद देखो सर, लेबर आवर्स लग रहे तुम्हारे कोई 43,590 कहां पर आपके, जो नीचे जो मैं यहाँ पे देखूं मशीन का जो बी है ये 43,590 और ये, तो सर आवर्स की बेस मेरे लिए मजदूर की कॉस्ट के लिए ज्यादा सही नहीं होती। सर कैंटीन की कॉस्ट को किस पे एलोकेट करो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ना हो तो डायरेक्ट वेजेस से लिंक कर लेना, क्या जिस प्रोडक्ट जितनी ज्यादा वेजेस है वहां पर उतने ज्यादा लोग मौजूद हो। क्लियर हो गया सर? अब बताओ 518,920 ये आपने मेंटेनेंस को एलोकेट किया। अब कैंटीन 135
930 सर वो बताओ 518 920 518 920 128 480 99 290 290 800 और सर इसके बाद हमारे पास इसका आ गया कितना है ये 135 930 33 ओके 26 ओके 76 174 सर अब मेरे पास टोटल आ गया 00 कितना सर ये सबको ऐड कर दो कितना आ गया 23 63 192 500 यही है यही है सर जरा तीनों को ऐड करके बाद में अगर रीचेक करना हो ना तो हम कुछ भूल नहीं गए हो इन तीनों को ऐड करके क्या करना ये जो टोटल है तुम्हारे पास इससे मैच कर लेना क्या आ जाए ठीक है या नहीं क्लियर हो गया डन है बेटा टोटल जो तुम्हारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तुम जो कॉस्ट ले गए हो और जो टोटल ओवरहेड्स इंकर्ड हुए वो दोनों में से क्या होने चाहिए मैच होने चाहिए ये था गिवन और ये था किस पे अब सब 12 मिनट रह गए सर कैंटीन की कॉस्ट जो रिएलोकेट की है उसको टोटल इक्वल नहीं आ रहा यार देख ले भाई क्या 33 26 और 76 का बराबर हो रहा 135 के नबील अहमद कह रहा है नहीं नजम मलिक कह रहा है सर अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया हो कि ये सर्विस डिपार्टमेंट है तो ये कैसे पता चलेगा कि सर्विस डिपार्टमेंट है बेटा वैसे तो अमूमन जो डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा किसमें होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस नहीं होते सही है सर इक्वल है कैंटीन की कॉस्ट सेट है सब ठीक है